हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो क्लास 11th में इकोनॉमिक्स का अध्याय है, इसमें पार्ट जो है 2 है। 1 पार्ट हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में भी आपको अध्याय टोटल जो है 5-7 हैं और फर्स्ट पार्ट में भी अध्याय 9 है। 9 अध्याय है और सेकेंड पार्ट में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेकेंड पार्ट उससे इससे जो है ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। टोटल 10 अध्याय आपको उसमें मिलेंगे। इसमें 9 अध्याय है, हम 2 पार्ट में आपको इसमें कन्वर्ट करके आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए, इसमें पहला जो अध्याय है उसका परिचय है, अर्थशास्त्र क्या है, और इससे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, परिचय से। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक 11th का हम शुरू कर रहे हैं, इसके बाद 12th भी आपको हम करवा देंगे। पहला है कि आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि की होती है। यह जो है कथन किसका है? तो यह कथन सैम्युएल्सन का है, सैम्युएल्सन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो ये वितरण है, उपभोग है, उत्पादन है, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि धन के स्थान पर मानव को महत्व किसने दिया? तो ये देने वाले पीगो थे। अगला क्वेश्चन कि एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित होती है? तो ये 1776 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा? व्यष्टि में और समष्टि में किसके द्वारा बांटा गया है? तो ये रेगनम फ्रीज के द्वारा बांटा गया, फ्रीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है, किसने कहा? तो ये कहने वाले थे मार्शल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो ये देने वाले थे एल्फ्रेड मार्शल। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है रॉबिन्सन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष होता है? तो यह 1749 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ये ग्राटफाइड आकेनवाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी का महत्व है, तो ये आपको आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक होता है, नीति निर्माण में सहायक होता है और आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में आर्थिक समस्याओं में सम्मिलित है, तो ये है आपको बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, निर्धनता, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो ये आता है सेवा प्रदाता के श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये है आपको कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, यह एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका? तो ये कहने वाले हैं पीगो। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है मार्शल का। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? अथवा सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसका कथन है? तो ये कहने वाले हैं एल बाउले। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकीय अध्ययन की अर्थ की अवस्था को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये सभी के सभी उत्तर हैं। अगला इसमें दूसरा अध्याय होगा। अब दूसरा अध्याय है आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह का पहला क्वेश्चन देखिएगा, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको गणनाकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक आंकड़े होते हैं, तो ये अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशित आंकड़े डैश आंकड़े होते हैं, तो ये द्वितीयक आंकड़े होते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकीय योजना और अनुसंधान करने वाला, तो ये अनुसंधानकर्ता होता है। अगला क्वेश्चन है कि समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो ये संगणना प्रणाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे प्रतिदर्श का गुण नहीं है, तो ये है समग्र इकाइयाँ। अगला क्वेश्चन है कि समग्र के एक छोटे भाग को क्या कहते हैं, तो इसको निदर्श कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आंकड़ा संग्रह को आधारभूत विधि है, तो ये है आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, टेलीफोन साक्षात्कार, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भारत में कितने वर्षों के पश्चात जनगणना की जाती है, तो 10 वर्षों के पश्चात। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है, तो सेंसस ऑफ इंडिया, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक व आर्थिक आर्थिक समस्याओं से संबंधित आंकड़े किस संस्था द्वारा एकत्र किए जाते हैं, तो ये करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अगला क्वेश्चन है द्वितीय समंक होते हैं, तो ये होते हैं प्रकाशित आंकड़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे आंकड़ों का सरकारी स्रोत है, तो ये है आपको आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा अपनाए गए अनुसंधान को कहते हैं, तो इसको गैर सरकारी अनुसंधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रश्नावली गुण है, तो यह है सही स्थान, सही क्रम, छोटे प्रश्न, छोटे व स्पष्ट। अगला क्वेश्चन निर्देशन विधि के लाभ क्या होते हैं, तो वैज्ञानिक, मितव्ययी, शीघ्र, निष्कर्ष, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों के स्रोत हैं, तो आंकड़े के स्रोत होते हैं आंतरिक और बाहरी दोनों होते हैं, सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों का महत्ता, तो सूचना और अनुसंधान, ये दोनों हो जाएंगे, ए और बी। अगला क्वेश्चन है कि मार्गदर्शी सर्वेक्षण है, तो ये होता है आपको गलती घटाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि टेलीफोन साक्षात्कार डैश संग्रहण की विधि, तो ये है आंकड़े की, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा जो आपका अध्याय है आंकड़ों का संगठन, इसका क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन होगा कि एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है, तो ये होता है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है, तो यह वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि परास का अर्थ है, तो परास का अर्थ होता है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण जो है सारणीयन का डैश है, तो ये होता है आधार। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण तथ्यों को क्रमबद्ध करने की क्रिया है, किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको एल आर कोनर को। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है, तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, तो ये होता है आपको विभिन्न वर्गों से समृद्ध तथ्यों के समूहन की, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों का वर्गीकरण क्षेत्र या स्थान के आधार पर किया जाए, तो वह क्या कहलाता है, तो ये आपको स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग सीमा 200 से 250 का मध्य बिंदु, तो ये होता है आपको 225। अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के छात्रों के भार से संबंधित आवृत्ति वितरण उदाहरण है, तो ये है एक चर का। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य होता है सारणीयन के लिए आधार प्रस्तुत करना, समकों को सरल व संक्षिप्त बनाना, समानता व असमानता स्पष्ट करना, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है, तो उस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, तो उसको कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से मात्रात्मक वर्गीकरण का उदाहरण, तो ये होता है आपको छात्रों का भार के आधार पर वर्गीकरण, छात्रों का आयु के आधार पर वर्गीकरण और व्यक्तियों का आय के आधार पर वर्गीकरण, सभी के सभी हो जाएंगे।
जाएँगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से? तो इसको द्विविचार के नाम से, वितरण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपरवजी विधि के अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है, तो ये वर्ग अंतराल कहलाता है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खंडित चरों के लिए अधिक उपयुक्त वर्गांतर है, तो क्या है? तो ये है आपको समावेशी। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है क्रमानुक्रमी वर्गीकरण में आंकड़े निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ये समय के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण सूचित करता है किसको? तो ये करता है आपको समकों की समता को और समकों की असमानता को। ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं, तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? तो ये समावेशी कहलाते हैं। ये दोनों सही हो जाएंगे। अब अगला हम देखेंगे क्वेश्चन आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण। चौथा नंबर अध्याय होगा आपका। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, सारणी जो परिणाम होता है, तो सारणी परिणाम क्या होता है? सारणी यन होता है। अगला क्वेश्चन आंकड़ों की एक से अधिक विशेषता क्या है? तो यह है जटिल सारणी। अगला क्वेश्चन है कि अनुपात व प्रतिशत में बदले आंकड़े होते हैं, तो ये होते हैं व्युत्पन्न सारणी। अगला क्वेश्चन एक सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों का कॉलम तथा पंक्तियों के रूप में एक व्यवस्थित संगठन है। यह कथन किसका? तो यह है निस्वेंचर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औषधियों की जांच जो है तुलना है, तो ये है सारणी के महत्व। अगला क्वेश्चन है सारणीय का आधार है, तो ये होता है तालिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित चित्र को क्या कहते हैं? तो इसको आप पाई चित्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सारणी की पंक्तियों का शीर्षक कौन है? तो ये है आपका स्तंभी शीर्षक। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के स्रोत लिखा जाता है, तो ये सारणी के अंत में। अगला सारणी का महत्व क्या होता है? तो ये होता है ज्ञान, आकर्षक, तुलना। ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि दंड आलेख का प्रकार है, तो ये है आपको बहुदंड आलेख, सरल और घटक दंड आलेख, तीनों के तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ओजाइव वक्र से कौन सा माध्य सरलता से निर्धारित किया जा सकता है? तो ये है आपको मध्य का। अगला क्वेश्चन है कि आयत चित्र होते हैं, तो ये होता है द्विविमा का। बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सारणी का उचित आकार किसे कहा जाता? तो ये किसने कहा? तो ये प्रोफेसर किंग के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि बहुगुण सारणी में होती है, तो ये होता है बहुत विशेषताएं। अगला क्वेश्चन वित्तीय चित्र में सभी मदों को बदल देते हैं, तो ये कोनों को बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दंड आलेख, तो दंड आलेख एक बीमी आलेख है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश चित्र गोलाकार होती है, तो ये वृत्त होता है। ए नंबर। अगला क्वेश्चन काल श्रेणी होते हैं, तो काल श्रेणी आपको आवृत्ति। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पाई आलेख वह चित्र है जिसमें एक डैश की कई भागों में बांटकर श्रेणी के भिन्न भिन्न प्रतिशत मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये है आपको वृत्त। अगला क्वेश्चन है कि दंड चित्र है, तो दंड चित्र इनमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन द्विविमा चित्र कहलाते हैं, तो ये क्षेत्रफल चित्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक बार आने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको बहुलक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजाइव वक्र को कहा जाता है, तो इसको संचयी आवृत्ति वक्र के नाम से जानते हैं। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब हम 5वें अध्याय में चलेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि डैश केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे प्रचलित माप है, तो ये है समांतर माध्य। अगला क्वेश्चन है कि किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है,
तथा जिसका मान समय के अनुसार बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? इसको चर कहा जाता है, इसको चर कहते हैं। अब देखिए पाउंड x है 50 और n है 5, तो x का मान क्या होगा? तो इसको आप x का मान देखेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये टोटल 10 हो जाएगा। x आप कैलकुलेट करेंगे तो x का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो पाउंड जानते हैं कि पाउंड x बराबर 50 है तो n बराबर 5 है, तो x का मान सिर्फ हमको निकालना है, तो 50 और 5 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो इसमें सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है, इसमें हो जाएगा वर्ग अंतराल। इसमें देखिए फिर x का मान है तो x का मान आप निकालेंगे तो 20, 25, 25, 20, 18 और x है और 24 है, 30 है और इसमें माध्य बीच का मान आपको निकालना है। तो पूरा ये देख लेंगे कितना है और इसके बीच का मान आपको निकाल देना है कि टोटल कितना हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो ये 15 आएगा। कितना आएगा? तो 15 आएगा। ऐसे इसमें निकालने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु हैं, तो ये होता है आपको मध्य मूल्य। देखिए वही है, मोड फिर से निकालिए। यहाँ से आपको व्यू शिष्ट अक आपको निकालना है, तो इसमें आपको टोटल हो जाएगा 5। देखेंगे तो इसमें उत्तर में 5 है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व आप कर सकते हैं। सॉल्व आंसर इसका हम बता दिए 5 होगा। सॉल्व करने में आप समझने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा इतना, एक दो क्वेश्चन माध्यमिका वाला आएगा लेकिन उतना आएगा नहीं। उसमें देख लीजिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है कि समांतर माध्य है, तो देखेंगे समांतर माध्य सूत्र है तो पाउंड x/n होता है, तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, तो ये होता है सरलता, ये होता है स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा और ये होता है निरपेक्ष संख्या। सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी की व्यक्तिगत पदों के समांतर माध्य के लिए एक विचलनों का योग होता है, तो ये होता है 0 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि दिया है आपको x बराबर 14 और n बराबर 7, तो ई एक्स पाउंड x का मान आपको निकालना है, तो पाउंड x का मान निकालिएगा तो 98 हो जाएगा। ठीक है, 98। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि परिवार में जो है 6 परिवारों की मासिक आय 1600, 1500, 1400, 1225 और 1625 और 1630 है, तो औसत सभी को जोड़ के भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसमें आप देखेंगे तो 1547 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समानांतर माध्य से सूत्र x है और इसमें जो सूत्र देखेंगे a प्लस पाई एफ डी है, पाई एफ पाउंड एफ डी है बाय पाउंड एफ है, में a क्या है? तो a क्या है? यदि d विचलन है तो, और विचलन है और f आवृत्ति है, तो इसमें आपको उत्तर जो हो जाएगा a जो है वो हो जाएगा कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, ये जो है कल्पित माध्य है a। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूत्र आपको याद रखना है, ऐसे नहीं होगा, सूत्र ही आपसे पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर सूत्र पूछ दिया कि सामूहिक माध्य का सूत्र क्या होता है, तो x12 और x देखें 1 n2 प्लस nx1 पाई, इसमें जो है पाई भी है तो ये भी देखना है आपको। तो n2 है और बटा में n1 प्लस n2 है, तो सूत्र आप इसको याद रखेंगे। सूत्र आपको सांख्यिकी में तो याद रखना ही पड़ता है, सांख्यिकी में सूत्र से ही काम होता है। इसमें देखेंगे कि चरों के योग को संबोधित करते हैं, तो किससे संबोधित करते हैं? तो पाउंड x से संबोधित करते हैं, ये याद रखना है। ऐसे करके क्वेश्चन इसी अध्याय में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, और एक परिक्षेपण के माप का है उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, नहीं और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछा जा सकता है तो पूछ सकता है, सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र याद रखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। एक दो बार देखिएगा, सूत्र खुद से वीडियो पॉज करके याद करने की कोशिश करिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, समानांतर माध्य है तो समानांतर माध्य जो है ये है स्थान संबंधी माप। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता। यह है माध्य का। माध्य को आप रेखा चित्र से निर्धारण नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा माध्य श्रम मूल्यों से प्रभावित होता है, तो ये है आपका माध्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी के व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का योग शून्य होता है, तो ये है समानांतर माध्य से। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं, तो ये आता है समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि माध्यिका को कहा जाता है, तो माध्यिका को आप स्थिति संबंधी माध्य कहते हैं। इसमें बी नंबर उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये समाप्त होता है। अब देखिए क्वार्टरली होता है, आप जानते हैं कि क्वार्टरली आप काम करते हैं। एक जो है साल में 4 क्वार्टर होता है, 3 महीने का, दूसरा फिर 3 और तीसरा चौथा 3 महीने का क्वार्टरली। आप जीएसटी बिल भरते होंगे तो उसमें भी आपको क्वार्टरली बिल जो है टैक्स जमा करना पड़ता है। हर क्वार्टरली जो है काम होता है। आप यहाँ पर देखेंगे चौथा 1 नंबर क्वेश्चन कि चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको सूत्र जो हो जाएगा वो क्यू, इसमें 3 को भी क्यू बोल सकते हैं, -Q1/2, तो ये डी नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि किसी वितरण में अधिकतम एवं न्यूनतम मापों के बीच का अंतर कहलाता है, तो ये परास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रमाप विचलन का सूत्र क्या होता है, तो प्रमाप विचलन का सूत्र होता है रूट पाउंड डी एक्स स्क्वायर और वाई एन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि किसी वितरण का अधिकतम मूल्य 600 है और न्यूनतम मूल्य 200 है, तो परास तथा विस्तार का मान क्या होगा, दोनों का आप देखेंगे मध्य में, तो क्या होता है 400। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी श्रेणी के प्रथम एवं तृतीय चतुर्थ वर्ग का योग 3500 है, पहला और तीसरा का। ठीक है। और इसमें आपको दोनों का अंतर 700 है। आप दोनों को अगर पहला का और तीसरा का देखेंगे तो योग है 3500, दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना है 700। तो चतुर्थक जो विचलन है गुणांक का मान क्या हो जाएगा, अंतर अगर आप निकालेंगे तो 0.20 हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 छात्रों की सांख्यिकी में प्राप्त अंक 20, 35, 25, 30, 15 है, तो इसका पारास क्या होगा, मध्य, तो इसका मध्य जो होगा वो 20 होगा। ठीक है। इसमें सभी के सभी जो है सॉल्व करना है, सॉल्व आपको करना होगा, क्योंकि क्लास 10th में भी आप पढ़े हैं और इसमें भी समय बहुत ही कम है। नहीं भी आप 1-2 करेंगे तब पर भी चलेगा, उतना समय नहीं है कि हम आपको सॉल्व करवाते हुए आगे बढ़ें। एक जो है चैप्टर में हमको 1 घंटा लग सकता है, तो ज़्यादा नहीं हम उतना करने वाले हैं। आप सिर्फ देखेंगे, सूत्र जो है वो याद रखिएगा। सूत्र अगर पूछता है तो सूत्र आप बता देंगे। जैसे यहाँ पर 2 सूत्र है, एक अंतर चतुर्थक का विस्तार है और दूसरा है विचलन गुणांक का सूत्र। तो पहला देखेंगे तो इसमें सूत्र तो Q-Q1 है, और इसमें देखेंगे चतुर्थ विचलन का सूत्र, तो इसका सूत्र जो है Q-Q1 और Q+Q1 है। तो ये सूत्र जो है 1-2 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक श्रेणी का प्रथम चतुर्थक का मूल्य 6 है, तो तृतीय चतुर्थक का मूल्य 14, तो चतुर्थ विचलन का सूत्र देखिए, सूत्र आपको याद होगा तो ये बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी मध्य से निकाले गए विचलनों के जोड़ के समानांतर माध्य को क्या कहा जाता है, तो इसको मानक विचलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करने हेतु माध्य विचलन में माध्य का भाग दिया जाता है, तो ये माध्यिका का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि समानांतर माध्य के लिए दिए गए विचलनों का जो है पाउंड
पाउंड वाई जो है डी है और इसका जो है मूल्य 3220 है। तो पदों की संख्या 5 है। तो माध्य का विचलन आप भाग देकर निकाल सकते हैं इसमें। तो इसमें 644 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र m.d पाउंड में बाय में फिर जो है डी और फिर वटा में एन हो जाएगा। ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपकिरण को मापने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो ये होता है मानक विचलन। इसमें भी देखिए यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन की विचलन गुणांक का सूत्र क्या है? तो C.V इजकल टू फ्यू बाय एक्स है। इसमें लाइनर भी है और इसका गुना 100 है। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे विचलन का बिंदु रेखा चित्र द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है उसे कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको लॉरेंज वक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानक विचलन की गणना हेतु विचलन लिए जाते हैं। तो ये है आपका समानांतर माध्य से। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्ष माप है। तो सापेक्ष माप होता है विस्तार गुणांक का। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज वक्र का प्रयोग किसको मापने के लिए होता है? तो ये होता है आपको अपकिरण के मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अपकिरण पदों के विवरण का माप है। तो ये है बाउले। अगला क्वेश्चन विस्तार गुणांक है। तो किसका? तो L-1/L+S का। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका अंतिम क्वेश्चन है निरपेक्ष माप है। तो ये होता है आपको विस्तार का। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें होगा सहसंबंध का। ठीक है। सहसंबंध का देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन कि बुद्धिमत्ता, सुंदरता आदि गुणात्मक तथ्यों के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि है। तो ये होता है प्रमाप विचलन विधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे जब दो चरों के बीच परिवर्तनों का अनुपात सदैव समान रहता है तो उनके मध्य क्या होता है? तो ये रेखीय सहसंबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो चर के बीच सहसंबंध शून्य है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो सहसंबंध की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन है कि अंतर कोटि रीति किसकी देन है? तो यह है से स्पीयरमैन का। अगला क्वेश्चन है कि स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध के सूत्र को पूरा करें। इसमें 1/6 पाउंड d² y क्या हो जाएगा? तो ये n³ - n हो जाएगा इसका सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। तो यह -1 और +1 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में सहसंबंध का महत्व है क्योंकि इसमें जो है यह चरों के कारण परिणाम संबंध स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि सहसंबंध का प्रतिपादन डैश ने किया। तो ये पियर्सन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सहसंबंध गुणांक का सूत्र स्पीयरमैन का क्या होता है? तो ये होता है R = 1 - 6 पाउंड d² n। इसमें छोटी ब्रैकेट में है कि n² - 1। ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सहसंबंध के संदर्भ में R = -1 क्या दर्शाता है? तो यह पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की वैज्ञानिक रीति का प्रतिपादन किया। तो ये कार्ल पियर्सन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब दो संबंध श्रेणियों के पद मूल्य एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं तो सहसंबंध पाया जाता है। तो यह धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्षा एवं उत्पादन में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो ये धनात्मक सहसंबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध हैं। तो ये होता है +75 से 1 जो है +1 के बीच। अगला क्वेश्चन है कि सीमित धनात्मक सहसंबंध हैं। तो ये होता है आपको 0 से +0.25 तक। अगला क्वेश्चन है निम्न स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। तो ये होता है -0.25 से 0 से के बीच में।
में। अगला क्वेश्चन है कि जब दो सहसंबंधित श्रेणियों के पद मूल्यों के विपरीत दिशा में परिवर्तित पाया आ जाता है तो सहसंबंध होता है, तो यह होता है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मूल्य तथा मांग की दो श्रेणियों में सहसंबंध गुणांक प्लस 0.86 है, तो यह आपको उच्च सहसंबंध का परिणाम क्या होगा, तो उच्च स्तर धनात्मक सहसंबंध होंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो समंक श्रेणियों के मध्य पारस्परिक निर्भरता नहीं हो अथवा उनके परिवर्तनों में आपस में कोई संबंध ना हो तो सहसंबंध का परिणाम होगा, तो कैसा होगा, तो संबंध का अभाव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि स्पीयरमैन कोटी सहसंबंध का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आर स्मॉल में है एस, दोनों स्मॉल में इक्वल टू 1/6 पाउंड डी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी संख्यात्मक माप के बिना संबंधों के स्वरूप की जांच दृश्य रूप में प्रस्तुत करने की विधि को कहा जाता है, तो इसको प्रकीर्ण आरेख विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, अब 8वां आपका अध्याय होगा, ये होगा सूचकांक का। इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्रॉक्स्टन और क्राउडन के अनुसार डैश संबंधित चरों के एक समूह के मूल्य के अंतर को मापने की विधियां हैं, तो ये है आपका निर्देशांक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्देशांक के आकलन में Q0 प्रदर्शित करता है डैश वर्ष की मात्रा, तो ये करता है आधार की। अगला क्वेश्चन निर्देशांक का गुण है, तो ये होता है आपको प्रतिशतों के आधार, तुलना का आधार, संख्या का द्वारा प्रदर्शित। अगला क्वेश्चन है सभी होगा। अगला है कि आधार वर्ष का निर्देशांक सदैव होता है, तो ये 100 होता है। अगला क्वेश्चन सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं, तो P10 में। अगला क्वेश्चन है कि मदों के सापेक्षित महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या, तो ये भारित सूचकांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तु जिसका सूचकांक में कम भार है उसकी कीमत में परिवर्तन से सूचकांक में कैसा परिवर्तन होगा, तो ये होगा आपको कम, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है, तो ये होता है खाद्य पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि आधार वर्ष में सूचना का मूल्य क्या होता है, तो ये होता है 100। अगला क्वेश्चन है कि यदि कीमतों में 10% की वृद्धि होने पर मजदूरी में 20% की वृद्धि हो तो वास्तविक मजदूरी में वृद्धि कितना प्रतिशत होगा, तो ये भी 10% से इसमें 10% से कम होगा, 20 होगा तो 10 से कम होगा। अगला है कि फिशर का सूचकांक संतुष्ट करता है, तो ये करता है आपको केवल समय की उत्क्रमणीयता परीक्षण में और केवल तत्व के उत्क्रमणीयता परीक्षण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक मतलब सूचकांक निर्माण करने का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है पाउंड P1 की Q0 बाय पाउंड P0 Q0 बाय गुना 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि किस सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, तो ये होता है फिशर। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये है इनमें से कोई नहीं है उत्तर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निर्देशांक की रचना करते समय आधार वर्ष का चयन निम्न आधार पर किया जाता है, तो ये किया जाता है सामान्य वर्ष हो। अगला क्वेश्चन, आधार वर्ष चुनने की समस्या किसकी है, तो ये होता है निर्देशांक का। डैश। अगला क्वेश्चन, डैश सरकार को वेतन नीति बनाने के लिए उपयोगी होते हैं, तो ये होता है जीवन निर्वाह संबंधी निर्देशांक। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश भारित सूचकांक में भार का संबंध, तो ये होता है आधार वर्ष से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है, तो ये होता है थोक कीमत सूचकांक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसके सूत्र को आदर्श सूत्र माना जाता है, तो ये होता है फिशर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सूचकांक की सहायता से मुद्रास्फीति का माप किया जाता है, तो यह है थोक कीमत सूचकांक। अगला क्वेश्चन है कि सूचकांक का विशेषता है, तो ये होता है तुलना का आधार, सी नंबर। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला और अंतिम चैप्टर इसका है सांख्यिकी विधियों के उपयोग। ठीक
ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन कि समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं, तो ये होता है देव निदर्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति 5 को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है 3 क्रॉस करके, सॉरी 4 है इसमें 4, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे अनुसंधान की विधियां हैं, तो ये है आपको 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नादर्शन के आकार के बढ़ने पर त्रुटि, तो ये होता है घटती है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि जनगणना अनुसंधान है, तो ये है आपको समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा न्यादर्श आधारित होता है, तो ये होता है देव निदर्शन का। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शन होता है, तो ये होता है प्रस्तुतिकरण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे समग्र के छोटे भाग को कहते हैं, तो इसको निदर्श कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संगणना विधि है, तो ये है आपका इकाई एक रूप ना हो। अगला क्वेश्चन है कि क्या सही है, तो यह है सुविधा निर्दर्शन, स्तरित निर्दर्शन और असभ्य निर्दर्शन, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है, तो यह है विजातीय सम्मक के लिए। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक आंकड़ों का उदाहरण, तो ये होता है आपको सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित आंकड़े और किसी कंपनी द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, तो ये प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने हेतु। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना करने के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां जो है भरवाना। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श प्रश्नावली में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए, तो ये होगा आपका सरलता, स्पष्टता और संक्षिप्तता, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सारणीयन से तात्पर्य क्या होता है, तो ये होता है आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से। अगला क्वेश्चन FOD के कितने जोन कार्यालय हैं, तो ये है 6। अगला क्वेश्चन प्रोफेसर PC महान लोविस कौन है, तो ये है एक अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि जनगणना की विशेषता है, तो जनगणना की विशेषता नियमितता होती है और व्यापकता, निश्चित क्षेत्र, ये सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे NSS की स्थापना हुई थी, तो ये होता है 1969 में। Y अक्ष का दूसरा नाम क्या है, तो ये है कोटि अक्ष। अगला और अंतिम क्वेश्चन इसका होगा कि अजाइब वक्र का दूसरा नाम क्या होता है, तो ये होता है आपको संचयी आवृत्ति वक्र। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो क्वेश्चन था वो होता है समाप्त। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है 23 नंबर। एक औजाइब वक्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं तो माध्यिका को, तो इस प्रकार से समाप्त होते हैं। हम अब जो दूसरे पार्ट में जो होगा वो होगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, वो भी हम आपको तुरंत करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।